स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और अक्सर इस्तेमाल होने वाले मेडिकल टेस्ट पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये है कूम्स टेस्ट। हमारे पास इस विषय पर कुछ डिटेल्ड मेडिकल नोट्स हैं और कुछ डायग्राम्स भी हैं जो समझने में मदद करेंगे। तो हमारा मिशन है कि इस जानकारी को अच्छे से समझें और आपके लिए ज़रूरी बातें निकालें। जी बिल्कुल। कूम्स टेस्ट, जिसको एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं, वो हेमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में एक बहुत बुनियादी और ज़रूरी टेस्ट है। हाँ, देखने में शायद सरल लगे, लेकिन इसके जो मायने हैं वो काफ़ी गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये कूम्स टेस्ट आखिर करता क्या है। इसका मतलब मेन काम क्या है? देखिए, इसका सबसे सीधा उद्देश्य है हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, हमारी आरबीसीज, उनके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज का पता लगाना। अब ये एंटीबॉडीज वो हो सकती हैं जो या तो सीधे हमारी आरबीसीज पर, उनकी सतह पर चिपक गई हों, या फिर वो हमारे ब्लड प्लाज्मा यानी सीरम में फ्री घूम रही हों, लेकिन उनमें आरबीसीज पर हमला करने की क्षमता हो। एंटीबॉडीज मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के वो प्रोटीन जो आमतौर पर तो बाहरी खतरों से लड़ते हैं, पर यहाँ वो शायद हमारी अपनी ही कोशिकाओं को निशाना बना रहे हैं। आपने इसे एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा, वो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट एक खास रिएजेंट इस्तेमाल करता है, जिसे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन या एएचजी कहते हैं। एंटीबॉडीज जो होती है वो मूल रूप से ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है। तो ये रिएजेंट खास तौर पर मानव ग्लोबुलिन यानी हमारी एंटीबॉडीज को पहचानने और उनसे जुड़ने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए ये नाम पड़ा एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। अच्छा, ये तो हुई नाम की बात। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कूम्स टेस्ट। पहले डायरेक्ट वाले को समझते हैं। ये क्या पता लगाता है? हाँ, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट या डीएटी जिसे कहते हैं, वो सीधे मरीज की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पहले से चिपकी हुई एंटीबॉडीज का पता लगाता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी हो सकते हैं। ये दिखाता है इन वीवो सेंसिटाइजेशन, मतलब शरीर के अंदर ही एंटीबॉडीज आरबीसी से जुड़ चुकी हैं। और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है मुख्य रूप से? ज्यादातर मामलों में ये आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। कभी-कभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे C3d वो भी अकेले या आईजीजी के साथ मिल सकते हैं। आईजीजी का पता लगाना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर हीमोलिसिस यानी आरबीसीज के टूटने से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो ये सीधे कोशिका पर जो हमलावर मौजूद है उसे पकड़ता है। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब आसान शब्दों में? प्रक्रिया सीधी है। मरीज के खून का सैंपल लेते हैं, उसमें से लाल रक्त कोशिकाओं को अलग करके धोते हैं। अब ये वॉश करना जरूरी है ताकि प्लाज्मा में जो बिना जुड़ी हुई एंटीबॉडीज हैं वो हट जाएं, ताकि हम सिर्फ कोशिका पर चिपकी एंटीबॉडी पर ही फोकस कर सकें। फिर इन धुली हुई आरबीसीज में वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यानी कूम्स रिएजेंट मिलाया जाता है। और यहीं पर वो डायग्राम काम आएगा जो हमारे पास है। रिजल्ट कैसे पता चलता है फिर? बिल्कुल, डायग्राम इसे साफ दिखाता है। अगर मरीज की आरबीसीज पर पहले से आईजीजी एंटीबॉडीज चिपकी हुई थीं, वो वाई शेप वाली, तो कूम्स रिएजेंट, जो खुद भी एक एंटीबॉडी है पर ह्यूमन एंटीबॉडी के खिलाफ, वो इन चिपकी हुई एंटीबॉडीज से जुड़ जाता है। ये रिएजेंट एक पुल जैसा काम करता है और कई सारी आरबीसीज को एक दूसरे से जोड़ देता है, जिससे वो गुच्छे बन जाते हैं। इसी गुच्छे बनने को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो एग्लूटिनेशन का मतलब हुआ पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ, एग्लूटिनेशन मतलब कोशिकाओं का साफ तौर पर गुच्छा बनाना। ये पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट का संकेत है। इसका मतलब है कि मरीज की आरबीसीज पर एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट मौजूद हैं, और अगर कोई एंटीबॉडीज नहीं चिपकी थी तो रिएजेंट को जुड़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं और कोशिकाएं अलग अलग रहेंगी, कोई गुच्छा नहीं बनेगा, तो वो नेगेटिव रिजल्ट है। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल यूज क्या है? कहाँ ये सबसे ज्यादा काम आता है? देखिए, इसका सबसे प्रमुख उपयोग है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया यानी AIHA के डायग्नोसिस में। AIHA वो कंडीशन है जहां इंसान का अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही आरबीसीज पर हमला करके उन्हें नष्ट करने लगता है। तो पॉजिटिव डीएटी इस बात का एक मजबूत सबूत होता है कि आरबीसीज का जो विनाश हो रहा है वो इम्यून सिस्टम की वजह से है। ये वार्म AIHA और कोल्ड AIHA दोनों के डायग्नोसिस में मदद करता है। तो AIHA की डायग्नोसिस के अलावा क्या ये ट्रीटमेंट में भी कोई रोल प्ले करता है? सीधे तौर पर तो ट्रीटमेंट नहीं करता, पर हाँ, डायग्नोसिस कंफर्म करके ट्रीटमेंट किस दिशा में जाना चाहिए ये तय करने में मदद करता है।
जैसे अगर AIHA का पता चलता है तो फिर इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयां जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उन पर विचार किया जा सकता है। कभी-कभी DAT कितना पॉजिटिव है उसकी डिग्री से भी बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लग सकता है, पर हमेशा नहीं। ये जानना जरूरी है कि कैसे एक टेस्ट सीधे क्लिनिकल मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट या IAT। ये डायरेक्ट वाले से कैसे अलग है? देखिए, जहां डायरेक्ट टेस्ट RBC पर पहले से मौजूद एंटीबॉडीज ढूंढता है, वहीं इनडायरेक्ट टेस्ट मरीज की सीरम या प्लाज्मा में फ्री घूम रही उन एंटीबॉडीज का पता लगाता है जिनमें RBC से जुड़ने की क्षमता है। ये इन विट्रो सेंसराइजेशन दिखाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में। तो ये एक तरह से संभावित खतरे का पता लगा रहा है ना? ये देख रहा है कि क्या सीरम में ऐसे हथियार मौजूद हैं जो RBCs पर हमला कर सकते हैं, भले ही अभी तक किया ना हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये उन छिपी हुई एंटीबॉडीज को ढूंढ रहा है जो अगर सही तरह की RBCs के संपर्क में आ गई तो प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें भी कूम्स रिएजेंट यूज होता है? हाँ, कूम्स रिएजेंट तो इसमें भी इस्तेमाल होता है, पर तरीका थोड़ा अलग है। इसमें पहले मरीज का सीरम लेते हैं जिसमें हमें शक है कि एंटीबॉडी हो सकती हैं। फिर इस सीरम को हम जानी पहचानी एंटीजन वाली स्क्रीनिंग या डोनर RBCs के साथ मिलाते हैं। इनको फिर एक खास तापमान पर रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, ताकि अगर मरीज के सीरम में एंटीबॉडीज हैं तो उन्हें इन टेस्ट RBC से जुड़ने का टाइम मिल जाए। अच्छा, तो पहले एंटीबॉडी को टेस्ट सेल से जुड़ने दिया जाता है, उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद इन RBCs को फिर से धोया जाता है ताकि सीरम में जो फालतू प्रोटीन है वो हट जाएं और सिर्फ वही एंटीबॉडीज बचें जो टेस्ट RBC से जुड़ चुकी हैं। फिर इन धुली हुई संभावित रूप से सेंसिटाइज्ड RBCs में कूम्स रिएजेंट मिलाया जाता है। और रिजल्ट फिर से एग्लूटिनेशन पर ही निर्भर करता है। जी हाँ, अगर मरीज के सीरम में एंटी RBC एंटीबॉडीज थी जो टेस्ट RBC से जुड़ गई तो कूम्स रिएजेंट उन जुड़ी हुई एंटीबॉडीज से जुड़ेगा और RBCs का गुच्छा यानी एग्लूटिनेशन बना देगा। ये हुआ पॉजिटिव इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। और अगर सीरम में कोई वैसी एंटीबॉडी नहीं थी तो वो टेस्ट RBC से जुड़ेंगी ही नहीं और फिर कूम्स रिएजेंट मिलाने पर कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट है। ये भी क्लियर है, डायग्राम भी यही दिखा रहे हैं। तो इस इनडायरेक्ट टेस्ट का मेन क्लिनिकल यूज कहाँ होता है? इसका सबसे जरूरी और सबसे आम उपयोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले होता है। ये 2 मेन स्टेप्स में काम आता है। पहला, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, मरीज के सीरम की जांच करके ये देखना कि क्या उसमें कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी है जो आम RBC एंटीजन के खिलाफ हो। और दूसरा, क्रॉस मैचिंग, ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर यूनिट चुना गया है उसकी RBCs को मरीज के सीरम के साथ सीधे टेस्ट करना, ताकि पक्का हो जाए कि मरीज का सीरम डोनर की कोशिकाओं पर हमला तो नहीं करेगा। यह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी स्टेप है। तो ये पक्का करता है कि जो खून चढ़ाया जा रहा है वो लेने वाले के शरीर के लिए ठीक है, कंपैटिबल है। अगर ये टेस्ट ना किया जाए या गलत हो जाए तो क्या हो सकता है? हाँ, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को ऐसी RBCs चढ़ा दी जाएं जिनके खिलाफ उसके सीरम में पहले से एंटीबॉडी है, तो ये एक एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब AHTR शुरू कर सकता है। इसमें जो खून चढ़ाया गया है उसकी RBCs तेजी से टूटने लगती हैं। इससे बुखार, ठंड लगना, पेशाब में हीमोग्लोबिन आना, किडनी फेलियर और शॉक जैसी जानलेवा हालतें भी हो सकती हैं। तो IAT इन खतरनाक रिएक्शंस को रोकने में मदद करता है। ये तो वाकई ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी जैसा लगता है। इसके अलावा IAT का और कोई यूज है? हाँ, इसका उपयोग प्रेगनेंसी में भी होता है। गर्भवती महिलाओं में एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए IAT करते हैं ताकि RHD या दूसरी एंटीबॉडीज का पता चल सके जो बच्चे में हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न HDFN कर सकती हैं। तो अगर हम दोनों टेस्ट्स को एक साथ देखें, डायरेक्ट टेस्ट बताता है कि क्या एंटीबॉडीज असल में मरीज की RBCs पर चिपकी हैं जैसे AIHA में, जबकि इनडायरेक्ट टेस्ट ये बताता है कि क्या मरीज के सीरम में ऐसी एंटीबॉडीज घूम रही हैं जो खास RBCs जैसे डोनर की या बच्चे की पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है ये। एक तरह से एक अभी की स्थिति DAT और दूसरा संभावित खतरा IAT बताता है। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे डॉक्टर कूम्स, मॉरेंड और रेस ने 1945 में ये एंटीग्लोबुलिन सिद्धांत दिया था। इसने इम्यूनोहीमेटोलॉजी की फील्ड में जैसे क्रांति ला दी। एक ही रिएजेंट AHG का इस्तेमाल 2 अलग-अलग तरीकों से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
ये वाकई में विज्ञान की सरलता और ताकत का प्रमाण है। लेकिन क्या ये टेस्ट हमेशा इतने सीधे और साफ होते हैं? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब रिजल्ट समझना मुश्किल हो जाता है या गलत पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्लिनिकल मेडिसिन में शायद ही कोई टेस्ट 100% परफेक्ट होता है। कूम्स टेस्ट के साथ भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि कभी-कभी एग्लूटिनेशन बहुत हल्का हो सकता है, जिसे ग्रेड करना और इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। कुछ टेक्निकल बातें भी हैं, जैसे अगर वॉशिंग ठीक से ना हुई हो, रिएजेंट की क्वालिटी ठीक ना हो, तापमान सही ना रखा गया हो, ये सब रिजल्ट पर असर डाल सकते हैं। कुछ दवाई भी हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, जो डीएटी को पॉजिटिव बना सकती हैं। या कोल्ड एग्लूटिनिन या प्लाज्मा में कोई और असामान्य प्रोटीन हो, तो वो भी नॉन स्पेसिफिक गुच्छे बना सकते हैं। और हाँ, कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं, जैसे आईजीए या कुछ कमजोर आईजीजी, जिन्हें स्टैंडर्ड कूम्स रिएजेंट आसानी से पकड़ नहीं पाता। इसलिए रिजल्ट को हमेशा मरीज की क्लिनिकल कंडीशन, उसकी हिस्ट्री और बाकी लैब टेस्ट के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि टेस्ट रिजल्ट्स को अकेले नहीं देखना चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हमने कूम्स टेस्ट के दोनों प्रकारों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, को न सिर्फ ये समझा कि वे कैसे काम करते हैं, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, उनके महत्वपूर्ण क्लिनिकल उपयोग जैसे AIHA, ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, HDFN और उनकी कुछ सीमाओं पर भी बात की। जी हाँ, हमने देखा कि कैसे आरबीसीज का ये साधारण सा दिखने वाला एग्लूटिनेशन हमें शरीर के अंदर चल रही जटिल इम्यून प्रक्रियाओं के बारे में कितनी गहराई से बता सकता है। ये टेस्ट इम्यून सिस्टम और हमारी रक्त कोशिकाओं के बीच के नाजुक संतुलन को समझने में एक खिड़की की तरह है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। कूम्स टेस्ट हमें एंटीबॉडीज से जुड़ी समस्याओं के बारे में तो बताता है, लेकिन खून की कंपैटिबिलिटी और इम्यून प्रतिक्रियाओं की दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। एंटीबॉडीज के अलावा और कौन से सेल्यूलर या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन हो सकते हैं जो हेमोलिसिस या ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी जटिलताओं में भूमिका निभाते हों, जिन पे शायद अभी हमारा ध्यान उतना नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि इस फील्ड में भविष्य की खोजें हमें और क्या सिखा सकती हैं।